8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। 28 राज्य। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। 24 की चुनौती यानी 24 के लोकसभा चुनावों में अब तमाम मुद्दे एक एक करके उठने लगे हैं और जाहिर सी बात है कि इन चुनावों में न सिर्फ पिछले 5 सालों के बल्कि 50 सालों के और यूं कह सकते हैं कि आजादी के बाद देश में जो कुछ हुआ वो तमाम मुद्दे एक एक करके इन चुनावों में अब उठ रहे हैं। और ऐसे में अब तक हम देख रहे थे भ्रष्टाचार एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना हुआ है। दोनों तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड आया तो विपक्ष ने प्रहार किया और उसके बाद जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के घोटालों को लेकर बीजेपी की ओर से पलटवार हुआ, दोनों तरफ से अब तक भ्रष्टाचार पर जोरदार वार प्रतिवार हो रहे थे। लेकिन अब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा भी इन चुनावों में अब वो भी सुनाई देने लगा है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाते हैं, विपक्ष का कोई नेता जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाता है, तो फिर जम्मू कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा उठकर सामने आता ही है। आज कुछ ऐसा ही हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री अब से कुछ देर पहले जो है वो राजस्थान में भी थे, जहां उन्होंने परमाणु बम को लेकर भी मुद्दा उठाया, क्योंकि आप जानते हैं भारत की परमाणु नीति को लेकर के तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में मतभेद रहे हैं। खास करके लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो भारत परमाणु शक्ति बने उसके खिलाफ रही थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब, जबकि सीपीएम के घोषणा पत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी प्रहार कर रही है, लेकिन बड़ी बात आज की रही वो 370 को लेकर रही, कश्मीर को लेकर रही। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में गए और उधमपुर में उन्होंने साफ कहा कि 370 एक दीवार थी, वो दीवार जो देश को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से जोड़ती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 की दीवार को हमने हटा दिया, गिरा दिया है। और साथ साथ उन्होंने विपक्ष को, खासकर कांग्रेस को चुनौती दी कि इस 370 को जरा वापस ला के दिखाइए। आप ये नहीं भूले होंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 जब तक था, जम्मू कश्मीर में किस तरह से आतंकवाद, अलगाववाद की खबरें जो है लगातार आती थी। लेकिन 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर किस तरह से बदल गया है, यह भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। और इसलिए बीजेपी न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि जम्मू कश्मीर के इतर अन्य राज्यों में भी अपने चुनाव प्रचार में 370 को लेकर, 370 हटाना और जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया उसको भी अपना चुनावी मुद्दा बना रही है। लेकिन विपक्ष इस अहम मुद्दे पर पूरी तरह से बटा हुआ है, पूरी तरह से बटा हुआ है। और मुझे लगता है शायद कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ कंफ्यूज भी है, भ्रम की स्थिति में है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस, इस इंडिया अलायंस में कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है और पीडीपी भी है और सीपीएम भी है। लेकिन आप देखिए इन 4 पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, जम्मू कश्मीर को लेकर के, 370 को लेकर के, जहां एनसी और पीडीपी ये कहते हैं कि हम सत्ता में आए तो 370 की वापसी होगी, वहीं कांग्रेस का घोषणा पत्र इस मुद्दे पर खामोश है, खामोश भी है। कांग्रेस के नेता इस मुद्दे पर बोल भी नहीं रहे और इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को चुनौती भी दी है। यह मत भूलिए कि जब 370 हटा था तो कांग्रेस के कई नेताओं ने खुलकर कहा था कि हम 370 को वापस लाएंगे। हालांकि कांग्रेस में इसमें 2 फाड़ हो गए थे। कांग्रेस के कई नेता यह कह रहे थे कि यह बिल्कुल सही कदम है, लेकिन कांग्रेस के जो मोटे तौर पर जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बड़े नेता, वो 370 की वापसी के पक्ष में थे और इसीलिए कांग्रेस गुपकार अलायंस का हिस्सा भी बनी थी। और गुपकार अलायंस का एकमात्र जो मकसद था, एकमात्र जो लक्ष्य था, वो जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाना था। लेकिन आज चुनाव में गुपकार अलायंस पूरी तरह से बट गया है। पीडीपी और एनसी अलग अलग होकर चुनाव लड़ रहे हैं
दोनों कहते हैं कि हम इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस कहीं पीडीपी के साथ खड़ी नजर आती है कि तो कहीं एनसी के साथ खड़ी नजर आती है। और जहां पीडीपी और एनसीए कहते हैं कि हम 370 की वापसी के लिए काम करेंगे, वहीं कांग्रेस इस मुद्दे पर कंफ्यूज है, गुपकार अलायंस में शामिल होने के बाद भी। तो दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कश्मीर का चुनाव 370 वाला दाव। हालांकि जम्मू कश्मीर में ज्यादा सीटें नहीं हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा पूरे देश में एक चुनावी मुद्दा जरूर बन रहा है। और वो इसलिए बन रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर ही वो राज्य है जहां से अलगाववाद और आतंकवाद पूरे भारत में फैल रहा था। और इसीलिए बीजेपी इस मुद्दे पर अपनी प्रखरता के साथ, मजबूती के साथ अपनी बात रख रही है। लेकिन विपक्ष इसको लेकर क्या जवाब देगा, दो टूक में आज जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, जरा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किस तरह से उधमपुर में विपक्ष को चुनौती दी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज उमर अब्दुल्ला ने कुछ बड़ा ऐलान किया। उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं। परिवार के द्वारा ही चलने वाली पार्टियों ने जम्मू कश्मीर का जितना नुकसान किया, उतना नुकसान किसी ने नहीं किया है। यहां तो पॉलिटिकल पार्टियां मतलब ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। अगर वाकई जो वजीर आजम साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के जिम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके जिम्मेदार हम हैं, 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं, 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोजगार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए, तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। मैं चुनौती देता हूं, हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी हिम्मत करके आ जाए, विशेष करके मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं, वो घोषणा करे वो 370 को वापस लाएंगे, ये देश उनका मुंह तक देखने को तैयार नहीं होगा। वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उधमपुर में बड़ा ऐलान भी किया, जो हमने आपको सुनाया। उन्होंने कहा जल्दी जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा। तो एक तरफ ऐसी पार्टियां जो 370 की वापसी की बात कर रही हैं, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने भी आज इसकी काट के लिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इन चुनाव में 370 भी धीरे धीरे एक मुद्दा बन रहा है और यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने राजस्थान में जाकर 370 का मुद्दा उठाया था, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे को गुस्सा आया था। और जब खड़गे ने गुस्सा दिखाया था तो बीजेपी की ओर से पलटवार आया था। क्या हुआ था, यह भी जरा देख लीजिए। अरे यहां किसानों के मुद्दे बहुत है, किसानों परेशान हैं, हजारों लोग सुसाइड करके मर रहे हैं, उनकी बात छोड़े और यहां आकर कह रहे मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई यहां के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो, जम्मू में बोलो, लेकिन यहां जो बोल रहे हैं किसान के लिए आपने क्या किया ये बताइए। कांग्रेस अध्यक्ष कहते हैं कश्मीर का बाकी देश से क्या लेना देना है। कांग्रेस अध्यक्ष को मालूम नहीं है ये देश की जनता इंच इंच को
अपना मानने वाली है। हम तो छोटे बच्चे थे तो हम गुजरात में नारा लगाते थे, कच्चो हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। तो अभी तो पहले चरण का चुनाव है, जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है उठ रहा है और जाहिर सी बात है जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा जम्मू कश्मीर का मुद्दा, 370 का मुद्दा इन चुनावों में गरमाएगा। और बीजेपी बार बार ये पूछेगी, कांग्रेस से पूछेगी, विपक्ष से पूछेगी कि आखिर इस मसले पर, इस मुद्दे पर उसकी संयुक्त रूप से नीति क्या है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी इंडिया अलायंस की तरफ से नहीं मिली। इन सब पे चर्चा करेंगे आज। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में मौजूद है, आइए परिचय करवा दूं। मेरे साथ नीति जैन जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की ओर से नीति जैन हैं। मेरे साथ लोकेश जिंदल हैं, राजनीतिक विश्लेषक, कांग्रेस के समर्थक हैं। मेरे साथ नासिर लोन हैं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हैं वो नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सौरभ दुबे हैं मेरे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। मैं सबसे पहले शुरुआत लोकेश जिंदल आपसे करता हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये पूछा कि भाई, चुनौती दी उन्होंने कि भाई बताएं कि आप 370 वापस लाएंगे। कांग्रेस का इस पूरे मसले पर, क्योंकि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र 370 के मसले पर पूरी तरह से खामोश है, कुछ नहीं कहता। हालांकि जो नेतार्थ लोग निकाल रहे हैं, उनकी बिटवीन द लाइंस पढ़ने वाले, वो कह रहे हैं कि 370 की वापसी की बात कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है। पर कांग्रेस इन जो है गुपकार अलायंस का हिस्सा रही थी। गुपकार अलायंस इसी बात के लिए बना था कि 370 की वापसी की बात करेंगे। आज आपके सहयोगी तमाम पॉलिटिकल पार्टियां खुलकर कह रही हैं कि 370 की वापसी जो है सुनिश्चित करेंगे सत्ता में आए तो। आखिर कांग्रेस का इस मसले पर क्या रुख है, आज मैं चाहता हूं देश को थोड़ा स्पष्ट करें। नमस्कार अशोक जी। जी नमस्ते अशोक जी, ये समझना आवश्यक हो जाता है कि 370 आया क्यों। 370 आया था लोकतंत्र स्थापित करने के लिए, संविधान लागू करने के लिए। लेकिन 370 जब हटाया गया तो उस समय लोकतंत्र को हटाकर वहां पर एक तानाशाही स्थापित कर दी गई। मेरा प्रश्न यह है, मसला 370 हो या ना हो इसका नहीं, मसला लोकतंत्र का है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के आवाम, जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं, क्या वे एक लोकतंत्र जहां पर उन्हें उनके पॉलिटिकल, सिविल राइट्स, सोशल राइट्स दिए जाते हैं, उसमें खुश रहेंगे, या फिर एक तरह का रेजिम जहां पे उनका इंटरनेट बैन कर दिया जाता है, उन्हें वोटिंग नहीं दी जाती, वो अपने नेता नहीं चुन सकते, अपनी सरकार नहीं चुन सकते, उसमें खुश रहेंगे? प्रश्न सीधा है। 370 हो या ना हो यह महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि किस तरह का लोकतंत्र स्थापित होता है जम्मू कश्मीर। ये आप जम्मू कश्मीर में, लोकेश जी, जम्मू कश्मीर भारत का अंग है और जम्मू कश्मीर के सभी नागरिक भारतीय हैं। ये उनका संवैधानिक हक है कि वे लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुने और अपने जो उनको फंडामेंटल राइट्स है उसको एंजॉय करें। सुनिए सर, आपने मेरे से एक सवाल पूछा तो मैं उस सवाल का जवाब देकर ये बात मैं कहूंगा, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। उम्मीद करूंगा आप भी मेरे सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि मैं आपके सवाल से भागूंगा नहीं। आपने जो मुझसे सवाल पूछा, आपने जो कहा संविधान और लोकतंत्र की बात की ना, तो आपको बता दूं इंटरनेट जो है वो बंद हुआ था। मैं अनम्यूट कर दूंगा जब बात करनी होगी। ओके, देखिए ऐसा है कि जो 370 जब हटाई गई तो इसमें कोई दो राय नहीं, इंटरनेट बंद हुआ था, सब चीजें हुई थी। मैं उस वक्त 15 दिन जम्मू कश्मीर में था, श्रीनगर में था, बिना इंटरनेट के, बिना टेलीफोन लाइंस के। लेकिन इंटरनेट तो राजस्थान में भी बंद हुआ था आपसे करीब 1 साल पहले, जब रामनवमी और उसके बाद जब हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ था ना, तो इंटरनेट वहां भी बंद हुआ था, राजस्थान में भी बंद हुआ था। तो इंटरनेट तो देश के कई हिस्सों में बंद होता है, जहां दंगे होते हैं, वहां जहां कई बार जब सिचुएशन टेंस होती है तो प्रिकॉशन के लिए किया जाता है। लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहे हैं आप, उसमें कोई दो राय नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भाई जल्दी जो है वहां चुनाव भी होंगे, पूर्ण राज्य का दर्जा भी मिलेगा। लेकिन ये तो आपके सवाल का जवाब हुआ। लोकतंत्र जो है वो, और लोकतांत्रिक तरीके से लोगों ने वहां पर अब तक जो है जो लोकल बॉडी के चुनाव थे उसमें 70% लोगों ने वोट किया जम्मू कश्मीर में। तो आप ये कहें कि उनको डेमोक्रेटिक राइट नहीं है, वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन विधानसभा नहीं है, ये बात सही है। और विधानसभा देने की बात आज प्रधानमंत्री ने कहा
है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ सितंबर तक वहां चुनाव करवाए जाएं, पूर्ण राज्य का दर्जा भी हो गया। तो आपके सवालों का जवाब तो बड़ा स्पष्ट है, जो आपने कहा उसमें भविष्य में क्या है। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। कांग्रेस 370 लाने की बात कर रही है, 370 की वापसी चाहती है या नहीं चाहती, क्योंकि अब तो आपको चुनौती देकर पूछा जा रहा है ना। तो मुझे लगता है इस पर कांग्रेस को अपनी सिचुएशन तो स्पष्ट करनी चाहिए। अशोक जी, 370 लाया गया था। जम्मू और कश्मीर के जो नेता थे, जिन्हें लोगों ने अपना नेता माना था, उनके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसके बाद में 370 जो कि टेम्पररी प्रोविजन था, उसे एक तरह से जब तक स्वयं जम्मू कश्मीर के लोग आकर इसको हटाने की मांग नहीं करते तब तक इसको कंटिन्यू करने का एक करार, एक तरह से समझ लीजिए कि अनरिटन एग्रीमेंट लोकेश जी करार कराया गया। लोकेश जी देखिए, मैंने आपके सवाल सुनिए, एक मिनट, मैंने आपके सवालों का बड़ा सीधा जवाब दिया। आप बार बार, पिछली बार भी और इस बार भी, आप बार बार ये कह रहे हैं जम्मू 370 लाया क्यों गया था, वो आप बता रहे हैं। लाया क्यों गया था वो सबको मालूम है, और आपने खुद कहा टेम्परेरी व्यवस्था थी, ये लिखा हुआ था कि टेम्परेरी व्यवस्था है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, आपके नेताजी ने कहा था कि घिसते घिसते घिस जाएगा। वो सब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। और आपको यह भी याद दिला दूं कि ये जो पूरा प्रोविजन है, जो हटाया गया, जो कुछ किया गया, उसको लेकर 4 साल तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल जिस तरह से हटाया गया, जो कुछ किया गया, संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करके किया गया, जो कुछ किया गया सही किया गया, और 370 कोई ऐसा प्रावधान नहीं था कि जिसको इस तरह से हटाया नहीं जा सकता था। तो उसके बाद आप इतिहास में बार बार जा रहे हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में नहीं, जम्मू कश्मीर के लोग भविष्य के एक क्लैरिटी चाहते हैं आप लोगों से कि आप लोगों की लाइन क्या है 370 को लेकर, कि अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो 370 को वापस लाएंगे जम्मू कश्मीर में, नहीं लाएंगे। आपके सहयोगी खुलकर कह रहे हैं, तो आप भी खुलकर बताइए आपका मत क्या है। ये बात जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर में 370 हो या ना हो। ये कोई मतलब आप कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे? दिल्ली में बैठी पार्टी निर्णय नहीं लेगी। मतलब आप जनमत संग्रह करवाएंगे कश्मीर में? जम्मू कश्मीर के भारतीय नागरिक। लोकेश जी कैसे मालूम करेंगे? जनमत संग्रह करवाएंगे कश्मीर में? अशोक जी, क्या आप जानते हैं जम्मू कश्मीर जैसे प्रोविजन नागालैंड में भी है? नहीं, इधर उधर नहीं, अभी आप ना लोकेश जी छोड़ दीजिए। नहीं, एक मिनट, आप मुद्दे को भटका रहे हैं। सुनिए, नहीं, लोकेश जी मेरी बात सुनिए। मुझे मालूम है ये विषय जो है, इस पर कांग्रेस जो है, देखिए सब जानते हैं इस मुद्दे पर कांग्रेस कंफ्यूज है, कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा क्या करे, और इसलिए मैं समझ रहा हूं आपके लिए सीधा है वो दिख रहा है, सर आपसे बात करते हुए मुझे दिख रहा है। लेकिन मैं बार बार आपसे, सुनिए, मैं बार बार आपसे एक ही सवाल पूछ रहा हूं, बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन आप मेरे सीधे सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहे। आप कह रहे लाया क्यों गया था। मैं आपसे अब चलिए, मैं आपसे सर अब आपने जो कहा, मैं आपसे उसका काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। आपने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों से क्या कश्मीर में जनमत संग्रह करवाएंगे आप? नहीं अशोक जी, आप मुझसे प्रश्न नहीं पूछ रहे, आप मुझसे वो सुनना चाहते हैं जो आपको कहा गया है कहलवाने के लिए। आप अरे कमाल करते हैं लोकेश जी। अरे आप कुछ कहेंगे तो कहूंगा ना। सुनिए आप कहिए तो सही। 370 को लेकर अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए। ये डिबेट सुनिए, ये डिबेट में आगे ले जाऊंगा। सुनिए, ये डिबेट जो है ना, पूरी डिबेट देखिए, अभी मैं नासिर जी के पास जाऊंगा ना, वो खुलकर कहेंगे कि 370 की वापसी होनी चाहिए, ठीक है। अभी मैं अगर नीति जी के पास जाऊंगा, वो खुलकर कहेंगे 370 की वापसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दो पैनलिस्ट हैं, सौरभ जी के पास जाऊंगा, उनका अपना मत होगा। दो पैनलिस्ट का मत बड़ा स्पष्ट है, सौरभ जी का भी मत स्पष्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपसे सिर्फ यह पूछ रहा हूं कि 370 होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं कि पहले ऐसे आई थी। नासिर जी ये नहीं कहेंगे कि, नासिर जी अपनी बात वो कहेंगे 370 की वापसी होनी चाहिए। तो आप बताइए तो आप चाहते हैं? चाहूंगा, क्या मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं क्या? ये गजब, नहीं गजब, मिनट, बहुत बढ़िया बात है। मतलब आप जम्मू कश्मीर के बारे में बात नहीं कर सकते। उनको तो कहीं की पॉलिसीज नहीं अनाउंस करनी चाहिए। जब मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक नहीं हूं, हाँ, तो मुझे उनके विधानसभा से लेकर किस तरह का उनका एग्रीमेंट हटाया गया, इस बात को लेकर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। नीति जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि वो कहेंगे, लेकिन के भारतीय नागरिक। अच्छा लोकेश जी, एक छोटा सा सवाल, आप कहाँ के निवासी हैं सर? लोकेश जी, आप दिल्ली के निवासी हैं, राजस्थान के, कहाँ के निवासी हैं?
नागपुर का निवासी। आप नागपुर के निवासी हैं, तो उम्मीद करूंगा अगली बार जब दिल्ली विधानसभा पर दिल्ली की बात होगी तो आप शायद प्रोग्राम में आपको जोड़ नहीं पाऊंगा मैं। अब से जब महाराष्ट्र या नागपुर पे बात होगी तभी आपको मैं जोड़ पाऊंगा, क्योंकि आप किसी और राज्य की विधानसभा को लेकर किसी और राज्य की राजनीति में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप वहां के नागरिक नहीं है। जैसा आपने कहा जम्मू कश्मीर के बारे में नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां के नागरिक नहीं है। नहीं, आप समझिए, अगर मैं अपने मतों के अनुसार ये कहता हूं कि 370 रहे या ना रहे, इसका निर्णय जम्मू कश्मीर वासियों के चाहिए। जब मैं आपसे तो ये मेरा लोकेश जी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, सुनिए, पार्टी को नेशनल विजन देना ही नहीं चाहिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट नीति जी, एक बात कह के आ रहा हूँ। देखिए लोकेश जी, आप जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं हैं, वो समझ में आता है। अशोक जी, सुनिए, एक मिनट लोकेश जी छोड़िए ना, लोकेश जी एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ यहाँ पर। कंफ्यूजन ये हुआ, मैं आपसे आपका निजी मत नहीं पूछ रहा हूं सर, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं कांग्रेस पार्टी का मत क्या है। और कांग्रेस पार्टी को अगर लगता है कि वो देश की पार्टी है लेकिन जम्मू कश्मीर की पार्टी नहीं, तो आपका तर्क बिल्कुल सही है कि अगर कांग्रेस जम्मू कश्मीर को मानती है कि हम जम्मू कश्मीर के नहीं हैं, जम्मू कश्मीर तो हमने जो है पट्टे पर दे दिया एनसी और पीडीपी को, तो कांग्रेस ये पक्ष ले कि भाई हमने पट्टे पर दे दिया जम्मू कश्मीर एनसी पीडीपी को, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। मैं जब आपसे ये कह रहा हूं कांग्रेस की सिचुएशन स्पष्ट करने के लिए, तो मैं लोकेश जिंदल से ये नहीं कह रहा लोकेश जिंदल जम्मू कश्मीर के हैं नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कांग्रेस का कोई स्पष्ट मत है क्या। देखिए, मुझे आपसे बात करते करीब करीब 10 मिनट हो गए, 10 मिनट में मैं ये नहीं समझ पाया कि इस पूरे मसले पर कांग्रेस का रुख क्या है, और इसीलिए मैं बार बार, एक मिनट, अब रुकिए, क्योंकि मुझे पता है अभी भी आपका स्पष्ट जवाब नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। शायद हो सकता है आप तब तक मन बना लें, या तब तक हो सकता है कांग्रेस का कांग्रेस में जो भ्रम की सिचुएशन है शायद वो ठीक हो जाए। सुनिए, आपके निर्देश आ जाएंगे कि भाई 10 मिनट हो चुके, अभी तक आप उगलवा नहीं पाए। नहीं, मुझे उगलवाना नहीं सर, मुझे उगलवाना नहीं है ऐसे लोकेश जी सुनिए, मुझे उगलवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस बात पर अपने प्रोग्राम का नोट शुरू किया था कि कांग्रेस कश्मीर के मुद्दे पर, 370 के मुद्दे पर पूरी तरह से कंफ्यूज है, मुझे कुछ नहीं उगलवाना। और आपने मेरी इस बात पर मोहर लगा दी सर, आपने 10 मिनट तक जलेबी बनाकर मेरी इस बात पर मोहर लगा दी कि कांग्रेस कश्मीर को लेकर कंफ्यूज है, कांग्रेस की कश्मीर को लेकर कोई नीति ही नहीं है। आपने इस पर मोहर लगाई, उसके लिए मैं आपको शुक्रिया करता हूं। नीति जैन जी, सवाल यह है कि पहले भी खड़गे जी ने कहा था, आप लोग देश भर में जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जो है उठा के उतारे, ये कोई चुनाव का मुद्दा है 370 और जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर के लोग तय करेंगे 370 रहे जाए, कश्मीर में क्या हो क्या नहीं हो। अशोक जी, मुझे लगता है जो भी इस देश में होता है, किसी भी कोने में होता है, वो पूरा देश का ही मुद्दा होता है। हमारी एक सरकार है जिसने काम किए हैं और अपने कामों के बल पर जाकर हम लोग वोट मांग रहे हैं। 370 हमारी आज की मांग नहीं थी, हम लोगों की बहुत पुरानी एक कमिटमेंट थी कि 370 देश से जानना चाहिए, वो टेम्पररी प्रोविजन था। मेरे भाई से आप 1 घंटे भी सवाल पूछते तो मुझे लगता है कि वहां से आपको क्लियर आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वो है नहीं। लेकिन आपने बात करी इंटरनेट बंद होता था, सर पहली बार नहीं बंद हुआ था। जब आप वहां पर चुनाव हो रहे थे, जब वहां पर परिवारवाद की जितनी फैमिलीज थी वहां पर रूल कर रही थी, इंटरनेट तब भी बंद होता था, लेकिन उसके साथ साथ दुकानें भी बंद होती थी, घरों से आप बाहर नहीं निकल सकते थे, रायट्स होते थे। अभी आप ही के युवा कांग्रेस के एक जम्मू कश्मीर के, उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन करी है कल ही, वो बोल रहे थे हम लोग छुट्टियां प्लान करते थे कि अब पथराव का मौसम आने वाला है, चलो छुट्टियों पे चलते हैं, क्योंकि कश्मीर बंद होता था वहां पे, तो आपको वो दिखाई नहीं देता था। लेकिन हम लोगों ने जो कंट्रोल करने के लिए कुछ दिन के लिए इंटरनेट पर रोक लगाई गई, उसके बाद तो देखिए वहां एम्स भी खुल गया, IIT भी खुल गया, वहां पर इन्वेस्टमेंट्स भी आ गई, सारी यात्राएं, वहां पर अमरनाथ की यात्रा बहुत शांति से हो गई, वहां पथराव बहुत कम हो गया है, टेररिज्म वहां बहुत कम हो गया है। जो यूथ वहां पर टेररिस्ट जो वहां पर पथराव करते थे, उसमें बेहद कमी आई है, वो सब आपको नहीं दिखाई देगा। और उसके बाद भी अगर आपका एक स्पष्ट मत नहीं है, तो वो सिर्फ राजनीतिक कारणों से नहीं है सर, क्योंकि लॉजिकली चाहे आप इंडिविजुअली देखें चाहे एज अ पार्टी देखें, तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो उसको वापस लाने का कोई कारण नहीं है। लेकिन आप ये भी सही से नहीं कह पा रहे कि आप उसको वापस लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप राजनीतिक उसमें कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। और आपकी राजनीति ऐसी। लेकिन नीति जी, क्या आप इस चुनाव को भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ना चाहते हैं, इसलिए 370 का मुद्दा, कश्मीर का मसला जो है बार बार उठाया जा रहा है, क्या इसको राष्ट्रवाद मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? अगर उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हैं तो राष्ट्रवाद मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? हर सिटीजन को
हर नागरिक को राष्ट्रवाद की भावना तो होनी चाहिए ना। और हम लोग वादों पर वोट नहीं मांग रहे, हम तो अपने काम पर वोट मांग रहे हैं कि हमने किया, हमारे में इतना शक्ति थी या इतना एक हमारा इंटेंशन ठीक था कि हम लोगों ने ये एक्शन लिए और उसमें बदलाव आया और अच्छे के लिए बदलाव आया। तो उस पर अगर हम वोट जाकर मांग रहे हैं, चाहे वो राष्ट्रवाद हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी चीज पर, तो उसमें गलती क्या है? हम लोग तो सपने नहीं दिखा रहे ना, हम लोग तो काम करके बोल रहे काम किया है, प्लीज हमें वोट दीजिए। ओके ओके नासिर लोन जी, एनसी की तो पोजीशन बड़ी स्पष्ट है, मैं पहले ही कह चुका हूं 370 को लेकर, कश्मीर को लेकर के क्या उसका स्टैंड है। लेकिन आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कम से कम आप लोग जो हैं, जो कश्मीर की मूलतः पार्टियां, चाहे वो एनसी हो, पीडीपी हो, जो लोग मूल रूप से कश्मीर की हैं और इस अलायंस का हिस्सा है, इंडिया अलायंस का, आप लोग पूरे गठबंधन को इस मसले पर एकजुट नहीं ला पाए? आप लोग पूरा गठबंधन इस मुद्दे पर तैयार नहीं हुआ कि भाई 370 को लेकर एक आवाज में हम लोग बात करेंगे? जितनी पार्टियां उतने अलग अलग मत हैं, क्या इससे आपको निराशा होती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये जहां तक हम देखते हैं एक बहुत निराशाजनक बात है कि इंडिया अलायंस की जितनी भी अलग अलग पार्टियां हैं, वो लोग जो है 370 को लेके एक पेज पे नहीं है। लेकिन हमें जहां तक लगता है कि ये कोई छोटी और आसान लड़ाई नहीं है, क्योंकि बीजेपी को लगभग 70 साल लगे ये 370 हटाने में, और हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें भी टाइम लगेगा एक कंसेंसस बिल्ड करने में नेशनली 370 को लेके। जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए इनके लिए ये एक सिर्फ चुनावी मुद्दा है, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये बात करते। ये जब इन्होंने 370 हटाया था तो इन्होंने ये दलील दी थी कि जी कश्मीर में हर एक बुराई की जो जड़ है वो 370 है, कश्मीर में 370 हटा देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप देख लीजिए 5 साल हो गए, आप अभी बात कर रहे थे असेंबली इलेक्शंस की और आप कह रहे थे कि जी आज ही प्रधानमंत्री जी ने जो है अनाउंस किया है कि असेंबली इलेक्शंस होंगे, लेकिन 5 साल से ये लोग असेंबली इलेक्शन नहीं करवा पा रहे हैं डिस्पाइट इसके 370 को हटा के 5 साल हो गए। 5 साल के बाद भी इन्हें अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि जो 370 है, जो 370 को हटाने के बाद जो हालात इतने ठीक हो गए हैं कि इलेक्शन फौरन से फौरन होनी चाहिए। हम बात कर रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया है, जबकि कल ही पुलवामा, यहाँ श्रीनगर से केवल 40 किलोमीटर दूर पुलवामा में जो है एक एनकाउंटर हुआ, एक मिलिटेंट जो है वहां मारा गया। तो ये जो इनके खोखले दावे हैं कि 370 को हटाने से जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं वो एकदम ठीक हो गए, जो आतंकवाद है वो खत्म हो गया, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ओके, लेकिन वो सिर्फ लोगों से वोट लेने के लिए। ठीक है नासिर जी, आपने जो सवाल, राजनीति के लिए, हाँ नासिर जी, आपने जो सवाल, आपने जो कहा उस पर अभी बीजेपी की ओर से रिस्पॉन्ड करना चाहिए, लेकिन एक मिनट रुकिएगा नीति जी, मैं आपको मौका दूंगा। नासिर जी, एक बार अभी आपने कहा कि आप देश को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि भाई 370 वापसी, तो बड़ी चिंता की बात तो यह है कि अभी तक तो आप अपने साथी कांग्रेस को कन्विंस नहीं कर पाए हैं, बल्कि कांग्रेस जब गुपकार अलायंस की बैठकों में आप लोगों के साथ बैठती थी तब वो कहती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इससे पीछे हट गई है। तो अगर आप अपने सहयोगियों को, जो दिन रात आपके साथ बैठ रहे हैं, जो दिन रात आपके साथ चुनाव लड़ रहे हैं, अगर आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इस इशू में झोल है, कुछ ना कुछ तो आप लोगों की जमीन जो है वो कमजोर है, तभी आप अपने साथियों को भी कन्विंस नहीं कर पाए हैं। नहीं, बेसिकली जो देखिए, जो एक माहौल बीजेपी ने बनाया था 5 साल पहले कि 370 को हटाने से जो है सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जो है जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कहीं ना कहीं एक ये ऐसा नैरेटिव था जिसमें बहुत लोग विश्वास करते थे। मतलब कांग्रेस भी, आप कह रहे हैं कांग्रेस भी इस नैरेटिव में फंस गई? कांग्रेस डिवाइडेड था, जो आपने बिल्कुल साफ तौर से कहा कि स्पष्ट कर दिया आपने भी, क्योंकि उस टाइम पे जो बयानात आए, मिक्स्ड बयानात आए, कोई जो है कुछ लीडर जो है वो उसके फेवर में थे, कुछ लीडर हैं जो वो अगेंस्ट थे, लेकिन जो वो एक माहौल था और एक नैरेटिव बिल्ड किया था बीजेपी ने कि 370 की वजह से जो सारी प्रॉब्लम्स थी वो उसकी वजह से है और उसको हटाने के बाद सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। मैं इसीलिए आपसे कह रहा था कि ये कुछ थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, क्योंकि आज 5 साल बाद भी जब आप देखते हैं कि 370 को हटाने के बावजूद ना ही आतंकवाद खत्म हुआ है, ना ही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आया है, ना ही जो नौकरियों के वादे किए गए थे कि 50,000 युवाओं को जो है नौकरियां मिलेंगी, ना ही वो वादा पूरा हुआ।
तो कहीं ना कहीं नेशनली भी जो है लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि वो एक खोखला दावा था ठीक है नासिर जी, सिर्फ इलेक्शन का मुद्दा बनाने के लिए। ओके नासिर जी, एक मिनट, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, एक चीज मैं अपनी ओर से सिर्फ जोड़ना चाहूंगा। आपने जो कहा वो आपकी पार्टी का मत है, आपका मत है, आपके मत का, आपकी पार्टी के मत का सम्मान है, लेकिन ये भी बात हम देख रहे हैं, दिल्ली में बैठ के हम देख रहे हैं, और मैं तो कश्मीर भी आता जाता हूं, कश्मीर में भी देखता हूं, उस कश्मीर में जहां पर जो है एक साल के अंदर कम से कम जो है 500 पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, आज पूरे साल में पत्थरबाजी की घटनाएं जीरो हैं। हम ये भी देखते हैं कि जहां, हाँ नीति जी एक मिनट, हम ये भी देखते हैं कि जहां टेररिज्म की, आतंकवाद की जो घटनाएं हैं उनमें 80% की कमी आई है। ये नहीं कि आतंकवाद खत्म हो गया 370 हटाने से, यहां पर आप कह सकते हैं बिल्कुल कि ये पूरी तरह से साफ नहीं हुआ वो ने। और आपकी ये भी बात सही है कि कश्मीर कांग्रेस जो है इस पर डिवाइडेड थी, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, मैं पूरे देश को एक बार याद दिला दूं कि जब 370 हटा तो कांग्रेस के अंदर कौन कौन सी आवाजें थी जिन्होंने 370 हटाने का समर्थन किया था, और उससे आपको कांग्रेस का कंफ्यूजन और समझ में आएगा कि कांग्रेस किस हद तक कंफ्यूज पार्टी है। जनार्दन द्विवेदी कांग्रेस के शक्तिशाली नेता थे, उन्होंने कहा यह तो राम मनोहर लोहिया का सपना था 370 हटाना। जनार्दन द्विवेदी ने कहा कि संविधान जो है वो ठीक से लागू होगा और देश का इससे तरक्की होगी, ये जनार्दन द्विवेदी ने कहा, कांग्रेस के शक्तिशाली नेता थे। लेकिन इस बयान के बाद वो कहां हैं किसी को नहीं पता, आज वो कांग्रेस के अंदर हाशिए पर हैं जनार्दन द्विवेदी। मिलिंद देवड़ा ने कहा कि 370 हटाने के फैसले का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं, आज वो कांग्रेस के हिस्सा नहीं है। इसी तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बहुत बढ़िया फैसला है, मैं इसका समर्थन करता हूं, आज वो कांग्रेस के साथ नहीं है। तो जो लोग 370 हटाने का समर्थन कर रहे थे वो धीरे धीरे कांग्रेस से अलग हो गए, और कांग्रेस के अंदर जो लोग 370 को वापस लाने की बात करते थे वो खामोश हो गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो देश ये मानने लगा है कि 370 जिस तरह से हटा उसके बाद कश्मीर का और देश का भला हो रहा है, इसलिए कांग्रेस बैकफुट पर है इस मसले पर, और इसीलिए जो है देश को कन्विंस कराने की बात नासिर जी आप कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है बहुत टीडियस, बहुत मुश्किल जॉब होगा। लेकिन नीति जी आप रिस्पॉन्ड, मैं आऊंगा, एक मिनट मैं आपको मौका दूंगा, सौरभ जी के पास भी आ रहा हूं। नीति जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर एक ब्रेक लेके सौरभ जी और नासिर जी के पास आऊंगा। जी मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रही हूँ कि जो लोग सोने का नाटक कर रहे हो उनको जगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जागना नहीं चाहते। लेकिन क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, सर मैं 2023 दिसंबर की ये रिपोर्ट है कि पिछले 3 साल में जम्मू कश्मीर के पास 84,544 करोड़ के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे, जो इसमें से 50,500 जम्मू के थे, बाकी कश्मीर के थे। और ये बहुत ही एक बेसिक रिपोर्ट है जो मैं आपको बता रही हूँ। अभी मैंने आपको गिनवाया, एम्स खुल गया, IIT खुल गया, और वहां पर जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है सर, वो आपको क्या लगता है अगर हर रोज पथराव हो रहा होता और बंद लग रहे होते वहां पर, तो क्या इतनी डेवलपमेंट वहां पर हो पाना संभव था? आप जो इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, इलेक्शंस हो जाएंगे सितंबर में, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। और जब हमने ये अनाउंस किया था कि यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, तब होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी कहा था कि इवेंचुअली स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन एक नॉर्मलसी तो आनी थी। सर आप मुझे गिनवा रहे, मैंने हमेशा ये बोला है पथराव कम हुआ है, जो वहां का टेररिज्म है वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि सर वहां की दिक्कत 70 साल की है। लेकिन आप आज हमें कटघरे में इसलिए खड़ा कर रहे हैं कि कम तो हो गया, वो ठीक है, लेकिन बाकी का क्या, बाकी का भी होगा, और वो हमारी सरकार कर पाएगी, क्योंकि सिर्फ हम ही लोगों के पास प्लान है, हम ही लोगों के पास विजन है, नेता है, नीति है और नियत है, वो सिर्फ बीजेपी के पास। ओके नीति जी, आप फैक्चुअली एक गलत होगी एक जगह, या तो आपकी स्लिप टंग हुई। आपने कहा कि पथराव कम हुआ, पथराव कम नहीं हुआ, पथराव तो पूरी तरह से खत्म हो गया। हाँ, आतंकवाद कम हुआ, आतंकवाद खत्म हुआ। यूथ से जो पत्थरबाजी में जाते थे, पथराव तो पूरी तरह से जीरो, एक भी पथराव की घटना नहीं, पत्थरबाजी की घटना नहीं हो रही वहां पे, ये बड़ी बात है। और टूरिस्ट जो है रिकॉर्ड तोड़ संख्या में टूरिस्ट वहां पहुंच रहे हैं, ये भी बात है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा। सवाल ये कि क्या ये एक बड़ा मुद्दा बन रहा है कश्मीर में, लेकिन कश्मीर की पार्टियों का अपना वर्जन क्या है? और सौरभ जी आपको क्या लगता है, ये पूरी डिबेट में कांग्रेस तो कंफ्यूज दिख रही है, लेकिन क्या कांग्रेस कंफ्यूज है वास्तव में, या कांग्रेस का कोई एक हिडन जो है प्लानिंग भी है कश्मीर को लेकर, एनसी के साथ रहेगी लेकिन देश को दिखाएगी कि हम जो है 370 पे खामोश है? आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दाव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी, और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी जी ने, तभी तो झट से भेज दिए बिजली, पानी, गैस, शौचालय
अब घर में बीमारियां कम हो गई है ना अम्मा? हाँ। दवा का खर्चा घटा है और ढेर सारा समय बचा है। हमारे जैसे करोड़ों निकले हैं गरीबी से बाहर। पर मम्मी भाभी, मोदी जी कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है, आगे पूरे भारत से गरीबी हटाने की गारंटी है मोदी जी की। और मोदी को जिताना हमारी गारंटी है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ग्रेजुएटी का चेक है, बस इन पैसों को हम कहीं इन्वेस्ट कर दें जहां हमें इनकी चिंता ना करनी पड़े और रेगुलर इनकम भी आती रहे, फिर बस। तो फिर फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए। म्यूचुअल फंड्स में डाल दीजिए ना। अरे पापा, फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए इंटरेस्ट बेरिंग कंपनी बॉन्ड, गवर्नमेंट बॉन्ड और मनी मार्केट में पैसा डालते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। और सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी मिलती रहेगी। म्यूचुअल फंड्स में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए PNB उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। PNB भरोसे का प्रतीक। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं कश्मीर का चुनाव 370 पे दाव। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उधमपुर में थे और 370 को लेकर उन्होंने चुनौती दी कि भाई अगर कांग्रेस जो है अगर हिम्मत हो तो इसको वापस ला के दिखाए, क्योंकि कांग्रेस इस मसले पर पूरी तरह से खामोश भी है, भ्रम की स्थिति में भी दिखती है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां बार बार कह रही हैं 370 की वापसी वो सुनिश्चित करेंगी जम्मू कश्मीर में, और इसको लेकर बीजेपी भी आक्रामक है और कहती है कि देखिए जो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे उस 370 की वापसी की बात इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। इन तमाम मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीति जैन बीजेपी से, लोकेश जिंदल है राजनीतिक विश्लेषक कांग्रेस समर्थक हैं, नासिर लोन है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के नेता प्रवक्ता, सौरभ दुबे हैं मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक। सौरभ दुबे, क्या वजह है इस मसले पर कांग्रेस जो है, मैंने अभी गिनाए कई नेता कांग्रेस के उस वक्त जो है कहते थे कि भाई नई वापसी सुनिश्चित, नई वापसी होनी चाहिए, और वो जो है पार्टी से चले गए, लेकिन पार्टी जो गुपकार अलायंस की बैठकों में हिस्सा लेती थी आज वो बैकफुट पर है और कुछ स्पष्ट नहीं कर रही है कि उसको लेकर, कश्मीर को लेकर पॉलिसी क्या है उसकी, क्या वजह? देखिए, जो वंशवादियों और आतंकियों के लिए 370 जो है वो सुरक्षा कवच बना हुआ था, और उस 70 साल की गलती को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने मात्र 7 घंटे में खत्म कर दिया। अभी हमारे मित्र कह रहे थे वो कि वहां की जनता समझे कश्मीर की, हम तो वहां के नागरिक नहीं है तो हम क्यों बात करें। अगर आज IIT वहां पर खुला है,
उसमें आपके बच्चे का एडमिशन होता है, अगर सिलेक्शन होता है तो क्या आप IIT में नहीं कराएंगे? मना कर देंगे? खुदा ना खास्ता अगर वहां पर एम्स खुला है, आपको इलाज की जरूरत पड़ी, तो क्या भारत के उस अभिन्न राज्य में आप नहीं जाना पसंद करेंगे? इस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके प्रवक्ता जब अलगाववाद की बात करते हैं अपने ही देश के अंदर एक राज्य को, तो उनकी सोच को दर्शाता है कि कश्मीर को लेकर के कांग्रेस की सोच 70 सालों तक क्या थी। मुझे नहीं पता ये लोग गए कि नहीं गए, मैं तो कश्मीर पहुंच गया हूं। मैं उस समय मंत्रालय में भी था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दोनों होम मिनिस्टर, डिप्टी होम मिनिस्टर और जो है कई मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई थी। जब 370 खत्म किया गया उसके बाद वहां के नागरिकों से मिलना, वहां की जानकारी लेना, और निश्चित रूप से आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, एक भी पत्थर की घटना, पत्थर फेंकने की घटना वो 370 हटने के बाद आज तक न हुई, पूर्णतः सफाया हो गया उसका। एक दूध पत्री नाम का एक स्थान है, मैं बताता हूं, उस वहां पर एक पिकनिक स्पॉट खोला गया, उसका उद्घाटन करने हम गए थे। और जब वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में आज की डेट में लोग आ रहे हैं सैर सपाटा करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, जिनको पहले ये भय होता था कि अगर हम कश्मीर जाएंगे तो ये, और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, कश्मीर में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ आई थी 2015 में, मैं वहां पर गया था। वहां एक रिवाज था, जब कोई मंत्री आता था तो वहां के लोग जो है उस पे 1-1 रुपए का जो सिक्का होता ना वो उछालते थे, फेंकते थे। और मैंने देखा वहां के बच्चे, गरीब बच्चे, वो बीन रहे हैं, वो बीनते थे। इस तरह का बिहार में जिस प्रकार की एक गरीबी हमने देखी, उस प्रकार की बारामूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो दृश्य मैंने देखा। लेकिन जब मैं दोबारा गया 2019-2020 में, मुझे वो दृश्य देखने को नहीं मिला, जहां पर लोग कहते थे कि अरे भैया अब 5 बज गया। पुलिस वाले ने बात कही, 5 बजे के बाद भाई साहब किसी मंत्री का टूर प्रोग्राम नहीं बनाया जाता, किसी मंत्री के लिए ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं बनता कि आप उससे आगे जा सकते हो उस एरिया में। और पुलिस वाले ने कहा हम भी साहब 5 बजे के पहले अपने घर चले जाते हैं, 5 बजे के बाद नहीं जाते। ये वो कश्मीर था जो आपने 70 सालों तक बना रखा था। और आज वर्तमान में आप चले जाइए, श्री राहुल गांधी जी और श्री प्रियंका गांधी जी वहां पर जाकर के आज खेल रही हैं। वहां पर बर्फ के अंदर आपने दृश्य देखा उनको खेलते हुए। वहां पर लाल चौक पे श्री राहुल गांधी जी जाकर के तिरंगा फहरा रहे हैं। वो पहले आपने क्यों नहीं फहराया? वहां की बर्फ वादियों में वो दृश्य पहले क्यों नहीं देखने को मिला जो अब पिछले साल देखने को मिला? तो कहीं ना कहीं जो देश का हमारा अभिन्न राज्य था कश्मीर, जिस पर केवल और केवल सियासत की गई, वंशवाद, परिवारवाद, 1-2 परिवार पलता पुलता रहा, वहां पर फलता रहा, बाकी नीचे के लोगों तक क्या, कहां तक क्या पहुंचा, कहां तक किनका विकास हुआ, वो सबने देखा। और आज जो लोग अगर विरोध करते हैं, कांग्रेस को छोड़िए, मैं तो जो अभी पैनल में बैठे हैं कश्मीर के मेरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, आप ये कहना चाहते हैं कि इतना समय, देखिए बीजेपी की राजनीतिक हैसियत जिस दिन बनी ना, जिस दिन वो कंप्लीट वोट में आई, राजनीतिक हैसियत आते ही उसने तुरंत 370 का खात्मा कर दिया। मैं कह रहा हूं 7 घंटे में कर दिया। तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस या अन्य पार्टियों की अब राजनीतिक हैसियत भी नहीं बची है, उनका जमीन भी नहीं बचा है कि वो 370 दोबारा हटाने के बारे में सोचे। और अगर ऐसा सोचते हैं तो वापस वो उन कश्मीरियों के साथ, उस कश्मीर की जनता के साथ और इस देश के साथ वापस वो एक तरह से, मैं बड़े शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कि वो गद्दारी जो है वो करने का दोबारा से प्रयास करेंगे। क्यों? जब वहां पे कश्मीर पंडितों का पलायन हुआ, उनके दुख दर्द को किसी ने समझा था? नहीं समझा था। आज जब भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करते हैं तो आप एक प्रश्न खड़ा करते हैं, अरे क्यों नहीं आपने वापसी करा दी? अभी वो प्रक्रिया में है, वो वापसी होगी। उनके दुख दर्द को अगर किसी ने समझा तो वो भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने समझा। और आप ये मान करके चलिए, आज IIT हो, एम्स हो, जिस प्रकार से विकास की धारा से जुड़ गया है। लद्दाख पहले कहता था कि कश्मीर के चक्कर में हम पीछे जाते हैं। लद्दाख के कारगिल के सांसद ने बोला कि हमको कभी गिना ही नहीं जाता था कि हम लद्दाख के अलग वासी हैं, हमको तो कश्मीर का मुसलमान के तौर पे यहां पर उस तरह का व्यवहार किया जाता था। आज लद्दाख भी अपनी जगह पर खुश है, विकास के रास्ते पर है, और आज कश्मीर भी जो है वो कहीं ना कहीं तरक्की के पूर्णतः रास्ते पर है। और जिनका मंसूबा 370 वापस लाने का है, वो सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं, इस देश को भ्रम में डालना चाह रहे हैं, इस देश की जनता को भ्रम में डालना चाह रहे हैं। और चुनाव में कभी भी ये जनता जो है ना ऐसे बहकावे में आती नहीं है, क्योंकि देश की जनता को तरक्की चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए और सब अपने लिए सुविधाएं चाहिए। ओके, लोकेश जी, क्या कांग्रेस को या कांग्रेस के नेताओं को थोड़ा पूरे देश भर में बैकफायर होने का डर लगता है 370 पे? मैं आ रहा हूं नासिर लोन जी, 1 मिनट आ रहा हूं। क्या उनको लगता है बैकफायर हो जाएगा अगर वो इसकी बात करेंगे तो? ये सोनम वांगचुक हैं, लद्दाख के निवासी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका, और इन्होंने कहा है कि अनचेक्ड डेवलपमेंट इन लद्दाख विल टर्न लोकल्स इनटू रेफ्यूजीज। इससे पहले मैंने कहा ना कि क्या मैं जम्मू कश्मीर का रहवासी हूं,
तो मेरे भाई और मेरी बहन जो है यहाँ पर वे समझ लें कि आपकी डेवलपमेंट क्या वहां के नागरिकों की डेवलपमेंट है या नहीं, इसका निर्णय आप कर लें। आप दिल्ली से आदेश दे दें और आप दिल्ली से आदेश दे दें और उन आदेश अनुसार जो आपको डेवलपमेंट लगती है, क्या पता उनके लिए उनसे हक छीने जाए। सोनम वांगचुक आज फास्ट अंटिल डेथ पर है और मेरे भाई कह रहे लद्दाख में सब कुछ बढ़िया। अरे लद्दाख जाकर तो देखिए वहां के लोगों की नाराजगी कितनी ज्यादा है। वे कहते थे पहले हम कुछ नेता तो इलेक्ट कर लेते थे, आज तो हमसे वो भी हक छीन लिए गए। मैं तो कई बार गया हूं, पता नहीं आप गए कि नहीं गए, मुझे जानकारी नहीं है। दुबे जी हम यहाँ लड़ने नहीं आए, लड़ नहीं रहे, बता रहा हूं। हर बात के ऊपर लड़ने मत लगिए। देखिए नागालैंड में एक सेपरेट आर्टिकल है, आपको पता है अभी अफ्स्पा लागू किया है केंद्र सरकार ने नागालैंड में। जितने भी जो पहाड़ी राज्य होते हैं ना, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इन सभी और इवन सेंट्रल इंडिया में जो क्षेत्र हैं उनमें कुछ सेपरेट प्रावधान दिए जाते हैं क्योंकि उनकी स्थिति जो है वो तो दे दीजिए है उनके जैसी नहीं और नहीं है तो बोल दीजिए कि हमारे पास जवाब नहीं है। एक मिनट आपने जम्मू कश्मीर के रहवासियों से उनके हक छीन लिए अपनी राजनीति के लिए। लोकेश जी, प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपने भारतीय भाइयों और बहनों के लिए एक पीड़ा का असर होता है। वे कहते हैं कि हम लोकेश जी एक मिनट, लोकेश जी सुनिए, समझ सकते हैं। लोकेश जी एक मिनट सुनिए, मैं नासिर जी एक मिनट रुकिए। लोकेश जी सुनिए, जो लद्दाख को लेकर जो सौरभ जी ने कहा, जो आपने कहा, दोनों ही बात अपनी अपनी जगह सही है। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट कर दूं क्योंकि जब हटा था लद्दाख में बहुत खुशियां थी, लोग किस तरह से जश्न मना रहे थे, लेकिन इन दिनों वहां पर कुछ अनरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि वहां पे लोगों को लगता है कि ब्यूरोक्रेट ज्यादा वहां हावी हैं। लोगों को लगता है सर एक मिनट अपनी बात पूरी करिए। मुझे एक मेरा प्रश्न, मैंने आपको रोका नहीं, लेकिन आप मुझे बोलिए। अंग्रेज कहते थे कि वे भारत में बहुत खुशहाली। नहीं, अब आप गलत जगह जा रहे हैं। नहीं, अब मुझे बात पूरी करने दीजिए। नहीं लोकेश जी, मैंने आपको रोका नहीं, मैंने आपको रोका नहीं लोकेश जी। अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, अब आप गलत दिशा में जा रहे हैं, मैं इसीलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। जब आप नहीं, जब आपने लद्दाख की बात करें, कश्मीर की बात करें, नहीं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। नीति जी एक मिनट, नीति जी एक मिनट, मैनिफेस्टो बना रहे हैं। नीति जी एक मिनट रुकिए, नीति जी प्लीज एक मिनट रुकिए, मैं आपको मौका दूंगा, एक मिनट दूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं लद्दाख में इस वक्त जो है अनरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप लद्दाख कश्मीर के मामले में लद्दाख का जो कंपैरिजन कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर आप अनरेस्ट की बात कर रहे हैं, आज वहां पाकिस्तान का झंडा उठाने वाला कोई नहीं है। और मुझे एक मिनट रुकिए, नहीं लोकेश जी मुझे अपनी बात कहने दीजिए, एक मिनट, मुझे एक मिनट रुकिए, लोकेश जी एक मिनट रुकिए एक मिनट। आप कश्मीर को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। 1993 से मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा हूं और जब शायद मुझे नहीं पता आप लोगों की उम्र कितनी है, लेकिन जितनी आप लोगों की उम्र होगी उससे ज्यादा समय से मैं उससे कम से कम एक तिहाई से। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं वहां रिपोर्टिंग कर रहा हूं, मैंने लाल चौक पर, मैंने वहां ISI के झंडे देखे थे, मैंने वहां पाकिस्तान के झंडे देखे थे, वहां घरों में से लोग निकल के पथराव करते देखे थे, मैंने अपनी गाड़ी पर पथराव झेले हैं क्योंकि मुझे भारतीय कह के पथराव पत्थर। सुनिए मेरी बात, नहीं रोकिए नहीं, अब आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं ना, एक मिनट रुकिए, मैं आपको कश्मीर का सब बता रहा हूं। आवाज नीचे कर दीजिए, आवाज इनकी नीचे करिए, आवाज नीचे करिए इनकी। मैंने वहां पर देखा पत्थर, मैंने अपनी गाड़ी पे खाए हैं और आप लोग कह रहे हैं कश्मीर में बदलाव नहीं हुआ। मैं लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, अभी लद्दाख में अनरेस्ट है, उसको लेकर सवाल उठने चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर में अनरेस्ट की एक घटना दिखा दीजिए आप। लोग वहां पर तिरंगे लेकर सड़कों पर निकल रहे हैं। महबूबा मुफ्ती ने कहा था कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, और उसके बाद PDP और NC के नेताओं ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी। लोग वहां पे तिरंगे लेकर के गुप्कार जो रोड है उसके ऊपर लोग तिरंगे लेकर निकल रहे हैं। आप समझ रहे हैं कितना बदलाव हुआ है। आप उसको इनकार और देश के अंदर इसको लेकर जो है, इसलिए आज कांग्रेस इस पूरे मसले पर बैकफुट में है। कांग्रेस इसलिए इस मुद्दे पर बोलते नहीं, लेकिन आपने लद्दाख का मुद्दा उठाया, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, उठाने पर आप उठाइए, जो सच है वो चाहे लद्दाख का हो कहीं का, मुझे उससे उस पर चर्चा करने में। हाँ बोलिए नासिर जी। जो लोकेश कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है वो आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे थे अपनी बात को। उनके कहने का मतलब है कि
इतना बड़ा फैसला बिना जो लोगों के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे उनसे सलाह मशवरा किए बिना लिया गया। मैं आपको मिसाल दूंगा, यहाँ पे बीजेपी की ही हुकूमत थी 2019 से पहले, तब उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं लिया? अगर उन्हें लगता था ये इतना ही सही फैसला है, पहली बात, तब उन्होंने सबसे सलाह मशवरा करके क्यों नहीं लिया गया जो चुने हुए लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स थे? देखिए, और 370 को जिस तरह से प्ले किया गया है, आपने अभी बात की कि जो है यहाँ पे पथराव जो है खत्म हो गया है, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप ये भी देखिए कि जो डर और भय का माहौल बनाया है बीजेपी ने, यहाँ पे कोई बात करता है तो उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ नासिर जी, आप देखिए, आप सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। यहाँ पे जो नॉर्मल प्रोटेस्ट होता था, चाहे वो बिजली को लेके हो, पानी को लेके हो, जो आम इश्यूज थे लोगों के, आज वो प्रोटेस्ट भी नहीं होते। क्यों नहीं हो पाते? नासिर जी, क्योंकि वहाँ बिजली पहुंच गई है। क्योंकि आपके ही वहाँ के लोगों ने कहा था कि पहली बार हुआ है कि बर्फबारी में बिजली यहाँ आई है। आप ही के कश्मीर के लोगों ने कहा था कि बर्फबारी में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ बिजली भी है, इसलिए वहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं हो रहे क्योंकि बिजली है, पानी है। मेरी बिल्कुल कोई बिजली नहीं है, मैं यहाँ रहता हूँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं। आप लोगों को तो प्रॉब्लम भी दिखाई देंगी क्योंकि आपके फायदे में था कि वहाँ पत्थरबाजी हो रही थी और आप लोग। अच्छा, एक मिनट, एक एक करके नासिर जी, एक मिनट नासिर जी, 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं उनका रिस्पॉन्ड ले लूंगा जल्दी। सर, मैं आपको बताता हूँ 31 मार्च की बात। 31 मार्च को हमारे जितने कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ होते हैं उनकी पेमेंट्स रिलीज होती थी ताकि वो लोग जो है अपने साल की जो है ईयरली क्लोजिंग करते थे। वही पैसा मजदूर के पास जाता था, वही पैसा सीमेंट वाले के पास जाता था, बाजरी वाले के पास जाता था। आपको पता है इस बार ट्रेजरी ने पैसा रिलीज नहीं किया। इस सरकार ने जो है जो पैसा डिजर्व करते थे हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, उनको वो पैसा नहीं मिला। और ऐसे कई सारे इश्यूज। ठीक है, ओके, नीतीश जी रिस्पॉन्ड कीजिए। ये जो बात कर रहे हैं आईआईटी की, जो बात कर रहे हैं, ओके, अब नीतीश जी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। ठीक है, ये आज के टाइम पे भी अच्छा, यूपी के टाइम पे ओके, एक एक करके सर, एक एक करके। ओके नासिर जी, आपने अपनी बात रखी, रिस्पॉन्ड कीजिए। और मैं चाहूंगा नीतीश जी, लद्दाख में जो अनरेस्ट इस वक्त जो है, वहां पर जो आंदोलन चल रहा है, उस पर भी आप अपनी बात रखिए। लोकेश जी ने जो मुद्दा उठाया, देखिए, सबसे पहले तो मैं इनको ये बता दूं कि जो वहां पर बिजली और पानी के लिए प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि वहां की जनता ने ही वहां पर बोला है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बर्फ में भी वहां पर बिजली थी, ऐसा पहली बार वहां पर हुआ है। घर की भी, उसमें हमारी गलती नहीं है। मैं जनता की बात कर रही हूँ और वहां पर ये है कश्मीर में, वो आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि आपके फायदे की चीज नहीं है। अगर इतना अच्छा है तो आप करिए ना। आप तो अभी लोकसभा में अपने कैंडिडेट्स नहीं अनाउंस कर रहे हैं कश्मीर वाली में। आप तो कह रहे हैं हम सपोर्ट करेंगे जो बाकी टीमें हैं। सर, हम लोगों के चुनाव की आप लोग चिंता मत करिए, हम लोगों ने वहां अपना काम किया है। और अगर आपने मोदी जी की रैली देखी हो, चाहे उधमपुर में, चाहे श्रीनगर में, ओके, चलिए मुझे एक और ब्रेक लेना है, लेकिन बिल्कुल वो देखा हमने। ओके, चलिए मुझे एक और ब्रेक लेना है, लेकिन मैं एक मिनट रुकिए, मुझे एक और ब्रेक लेना, लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा। देखिए, जम्मू कश्मीर में बदलाव तो हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि उसको लेकर, लेकिन समस्याएं वहां खत्म हो गई हो ये भी कोई नहीं कह सकता। समस्याएं वहां हैं, लेकिन सवाल यह कि क्या पॉलिटिकल पार्टियां वहां 370 पे चुनाव लड़ेंगी या एनसी जैसी पार्टियां क्या 370 के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगी, या जो समस्याएं जो नासिर जी किनारे उन पर चुनाव लड़ेंगे? मैं आऊंगा इस पर इस ब्रेक के बाद। हाँ, देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारे टाइम तो अटकाना, फटकाना, लटकाना यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। बेटा, इस साल का जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट पे डाल देंगे।
हर महीने ब्याज का पैसा आता रहेगा। अगर रेगुलर इनकम ही चाहिए तो आप वो पैसे फिक्स्ड इनकम फंड्स में डाल दो। वो क्या होता है? वो एक तरह के म्यूचुअल फंड्स है। म्यूचुअल फंड से भी कभी फिक्स्ड इनकम आता है क्या? फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स चुने हुए ब्याज देने वाली कंपनी बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी मार्केट में नहीं। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से आपको ऑन द डॉट फिक्स्ड अमाउंट भी आता रहेगा। म्यूचुअल फंड में फिक्स्ड इनकम वाली बात सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। पहले स्वदेशी बैंक से एक आधुनिक डिजिटल बैंक तक, तकनीक से बैंकिंग को बेहतर बनाते हुए पीएनबी उत्कृष्टता के नए आयाम हासिल कर देश सेवा में समर्पित है। ग्राहकों और हितधारकों के विश्वास के लिए दिल से धन्यवाद। सेलिब्रेटिंग 130th फाउंडेशन डे। पीएनबी, भरोसे का प्रतीक। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम जम्मू कश्मीर में बात कर रहे हैं। 370 को लेकर जम्मू कश्मीर में, अब जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे देश में इस मुद्दे को धीरे धीरे जो है गरमाया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, तो कश्मीर की बात देश के चुनाव में क्यों ना हो। और बीजेपी से अपनी उपलब्धि की तरह पेश कर रही है कि 370 को हटाए, लेकिन इसको लेकर के जो इंडिया अलायंस गठबंधन है वो पूरी तरह से बटा हुआ दिख रहा है। इन सब पे बात कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़ूं जल्दी से कमेंट लूं, लेकिन उससे पहले बता दूं आज शुक्रवार है। आज एक बार फिर वक्त है हमारे आज के सवाल का, क्विज का। तो हमारा आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आज हमारा सवाल है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर जाकर टैग करके शेयर करके आप हमें भेज सकते हैं। जो सही जवाब होंगे जिनके, ऐसे 3 लोगों को जो है शानदार इनाम भी मिलेंगे। चलिए तो आप पार्टिसिपेट कीजिए। मैं बढ़ता हूं आज की डिबेट में एक बार फिर। कुल मिलाकर इस चुनाव में अगर ये मुद्दा बन रहा है, जल्दी से मैं सौरभ अगर आपसे पूछूं तो इस चुनाव में मुद्दा जो है 370, क्या आपको लगता है ये पूरे देश का मुद्दा है? पूरे देश में इस पर डिबेट हो रही है क्या? बीजेपी, क्योंकि राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया, तो क्या बीजेपी की स्ट्रैटेजी इसको पूरे देश में ले जाने की है? देखिए, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 370 और कश्मीर का जो विषय है, और गृह मंत्री अमित शाह जी भी, वो इसमें राजनीति से ऊपर हमेशा से रखते हैं। जो देश की सुरक्षा है, जो देश का जो है एक देश की एकता की बात है, वहां पर जब बात आती है तो बिल्कुल राजनीति से अलग रखते हैं। हाँ, निश्चित रूप से जो जनता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले के साथ खड़ी है। और जिस प्रकार से कलंक था, एक घुन था, एक दीमक की तरह 370 कश्मीर को खा रहा था, हमारे देश को खा रहा था, उसको 7 घंटे के अंदर 70 सालों के जो है घटनाक्रम को 7 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूर किया। और मैं स्वयं बता रहा हूं आपको, मैंने मंत्रालय में बैठ करके बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जिनको स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं जो लेकर के गए कश्मीर के अंदर, 1,000 बच्चों का बैच चला रहे हैं घाटियों के अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जम्मू के आसपास, बाकायदे घाटी के अंदर। और हम गए हैं उन घाटियों में, हम उन इंस्टीट्यूट में गए हुए हैं उनके, और वहां पर जो लोग हैं वो खुशहाल हैं, उनको चाहिए तरक्की। ये जो राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं ये गुमराह करने का प्रयास करते हैं। और कोई भी एक व्यक्ति बता दे
कि 370 अगर वापस लाएंगे तो क्या उसका कोई 1% का भी लाभ है क्या? ओके, बिल्कुल नहीं होगा। चलिए वो अपने अपने, लेकिन नासिर जी बहुत संक्षेप में, मेरा समय बिल्कुल कम है, बहुत संक्षेप में आपने अभी कुछ समस्याएं गिनाई, आपने बिजली पानी को लेकर, बाकी सब आपका एनसी का मेन मुद्दा जो है इन चुनाव में क्या होगा? क्या ये समस्याएं लेकर, या आपका मुख्य मुद्दा 370 की वापसी होगा? देखिए अशोक जी, बिल्कुल हमारा मेन मुद्दा ये है कि जो 2019 अगस्त 5 को फैसला लिया गया 370 को लेके, वो जो है गलत फैसला था, और अगर लोगों को भी लगता है कि वो गलत फैसला था तो वो चुनाव में जो है हमें जिताएंगे। और उसके अलावा जो मैं, चूंकि ये जो सौरभ जी, आई थिंक इनका नाम है, जो ये पता नहीं कौन सी मन गढ़ंत कहानी बना रहे हैं कि यहाँ इतनी गरीबी थी कश्मीर में, अब गरीबी खत्म हो गई। इन्होंने शायद जो जितने भी ह्यूमन इंडेक्सेस हैं वो नहीं देखे हैं 2019 से पहले। कश्मीर का अभी डीडीसी का इलेक्शन हुआ था, आपको पता है? डीडीसी का इलेक्शन कश्मीर में डीडीसी का इलेक्शन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी घाटी में तो जीत कर गई। ओके, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन मुझे जो एक क्लैरिटी चाहिए थी, और अच्छा वो आपने बताया कि 370 जो है एक मेन मुद्दा रहेगा एनसी, जिसको लेकर चुनाव में। हाँ, ओके नीति जी 30 सेकंड में जल्दी से आपका आखिरी कमेंट। आज लद्दाख के लोगों को समझ आ रहा है कि 370 की वजह से हो गया, जो गलती उस टाइम पे हुई जब उन्होंने। ओके नासिर जी, मेरे पास समय कम है, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है जी। नीति जी 30 सेकंड में आपका आखिरी कमेंट। हमारी वो पार्टी है जिसने 3 पीढ़ियां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अडवाणी जी, मोदी जी और अनुराग ठाकुर, हमारी 3 पीढ़ियों ने लाल चौक पे जाकर झंडा फहराने की कोशिश की थी और हम उस टाइम नाकाम हुए थे। और आज हम वो झंडा फहरा पा रहे हैं, तो ये 370 के हटाने की वजह से है और हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं। ओके, चलिए, अगर कश्मीर में 370 को एनसीपीडीपी जैसी पार्टियां मुद्दा बना रही है तो मुझे लगता है ये अच्छा ही है। इस मुद्दे पर जम्मू कश्मीर का मत जो है वो भी साफ हो जाएगा। लेकिन देश में बीजेपी बना रही है क्योंकि पता है कि देश जो है इस मुद्दे पर बीजेपी को कम से कम साथ खड़ा है, क्योंकि पूरे देश को लगता है 370 हटाने का फैसला सही था, और इसीलिए कांग्रेस इस मसले पर ठिठकी हुई है, कंफ्यूज दिख रही है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। कल आपसे मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।